Hello students, welcome to Megha D classes. In today lecture, students, I will tell you about genetic code. जब हमने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि एक न्यूक्लिक एसिड किस तरह से कॉपी होकर एक और न्यूक्लिक एसिड बनाता है, चाहे वो डीएनए से डीएनए बना रहा है या चाहे वो डीएनए से आरएनए बना रहा है। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बात करी थी कि अगर आपके एक स्ट्रैंड में ए है तो हमेशा वो टी के साथ बॉन्डिंग करेगा और अगर जी है तो दैट विल बॉन्ड विद द सी, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंटेरिटी। और जब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, सो ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ए सेल कैन मेक अ कॉपी ऑफ द प्रोटीन्स। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर स्टोर है उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमें एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स बनाने हैं, बिकॉज यू नो दैट प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो यानी कि एमिनो एसिड के पॉलीमर बनाने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स के पास अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स में कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं होती। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स के केस में हमने देखा था कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंटेरिटी पता है तो आपको पता है कि आपका स्ट्रैंड जो है उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम बच्चों बात करते हैं ट्रांसलेशन की तो अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ऐसी कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड के सीक्वेंस का पता लगा सको। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि अगर न्यूक्लिक एसिड्स चेंज हो जाते हैं तो एमिनो एसिड्स भी चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लिक एसिड्स ही एमिनो एसिड बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जेनेटिक कोड की बात जो है वो सामने आई कि किस तरीके से जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसे जेनेटिक कोड ही डिसाइड करता है। मतलब अगर आपको जेनेटिक कोड पता है तो आपको ये पता होगा कि कौन सा एमिनो एसिड पहले आएगा, कौन सा एमिनो एसिड बाद में आएगा। इसके अलावा जो है जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले फाइंड आउट करना का जो काम था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। इसके लिए मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट, चाहे आप वो फिजिक्स की फील्ड के कह सकते हो, केमिस्ट की फील्ड के कह सकते हो, जेनेटिक्स कह सकते हो, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एफर्ट्स किए, मेहनत करी। और सबसे पहले इसमें जो नाम आता है दैट इज जॉर्ज गैमोव। जॉर्ज गैमोव एक फिजिस्ट थे और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 4 ही बेसिस हैं। आपको पता है चाहे आप डीएनए की बात करो तो ATGC और अगर आप आरएनए की बात करो तो AUGC, कि सिर्फ 4 ही बेसिस होते हैं। और हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं दैट इज 20। वैसे तो बच्चों ज्यादा भी होते हैं अमीनो एसिड्स, बट यहाँ पर हम सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स की बात करते हैं क्योंकि यही 20 अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हैं, जरूरी है। तो उसने ये कहा कि किस तरीके से 4 बेसिस मिलकर 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये अंदाजा लगाएं कि एक बेस ने एक अमीनो एसिड बनाया तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेस तो आपके पास 4 और अमीनो एसिड आपके पास 20 है। तो यहाँ से उन्होंने ये कहा कि जरूर बेसिस आपस में कंबाइन होते होंगे और कंबाइन होकर ही वो कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि एक नया अमीनो एसिड बनता है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हमें 20 अमीनो एसिड्स बनाने हैं तो इसका मतलब जो कोड है, जो उसके लिए कोडिंग कर रहा है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा। और ये बात उन्होंने ऐसे ही कह दी थी, बट वास्तव में ये बात सच निकली। ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड प्रोपोजिशन, मतलब बहुत ही ज्यादा ठोस बात उन्होंने कही थी। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स में भी परम्यूटेशन अगर आपने कभी पढ़ा हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी अगर आप 4 का निकालो तो 4 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि 4 आपके पास बेसिस हैं और 3 का मतलब है कि अगर 3 न्यूक्लियोटाइड एक टाइम पे पार्टिसिपेट करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि आप सिर्फ 4 बेसिस के कॉम्बिनेशन से 64 कोडोन्स जनरेट कर सकते हो। और हम तो बात सिर्फ 20 की कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है 64 कोडोन्स भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ मिल गया कि जो कोडोन है वो हमेशा ट्रिपलेट यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। उसके बाद हरगोबिंद खुराना, जो कि एक इंडियन थे, उन्होंने एक केमिकल मेथड डेवलप किया जिससे कि ये बताया जा सकता है कि अगर हमें बेसिस की डिफाइंड कॉम्बिनेशंस पता हो तो उनसे भी हम आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं।
उसके बाद जो मार्शल नीरनबर्ग्स थे, उन्होंने ये बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम सेल फ्री सिस्टम यूज कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए सेल ही चाहिए, आप बिना सेल के भी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हो। तो ये सारे साइंटिस्ट, जो हमने जॉर्ज गमाओ की बात करी, हमने हरगोबिंद खुराना की बात करी, या हमने मार्शल नीरनबर्ग्स की बात करी, इन सबके कॉम्बिनेशन से ये पता लगा कि किस तरीके से जेनेटिक कोड को हम और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। सिवेरो ओकोआ एंजाइम, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि एक टिपिकल एक पर्टिकुलर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिवेरो ओकोआ एंजाइम जो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज है, उससे भी हम अगर हमारे को एक टेम्पलेट दे रखा है और उस टेम्पलेट के आधार पे अगर हमें आरएनए की पॉलीमराइजेशन करवानी हो जिसके अंदर डिफाइंड सीक्वेंस है, मतलब हमें पहले से पता है कि हमें एक आरएनए बनाना है और उस आरएनए की ये सीक्वेंस आनी चाहिए, तो उस सीक्वेंस के आधार पे अगर आपको काम करना है तो सिवेरो ओकोआ एंजाइम ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ था। मतलब अगर आप आरएनए को एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज करना चाहते हो कि बिना टेम्पलेट के, मतलब आपको डीएनए नहीं दिया गया, आपको सिर्फ ये कहा गया है कि आप आरएनए बनाओ जिसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स लगे हो, मतलब आपको सीक्वेंस पहले से दे दी गई है। तो अगर आप बिना डीएनए के डायरेक्टली आरएनए बनाना चाहते हो तो उसमें ये एंजाइम जो है हेल्प करता है। उसके बाद जेनेटिक कोड के लिए एक चेकर बोर्ड बनाया गया। चेकर बोर्ड हमने इसको इसलिए बोला कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कई गेम्स में भी इस तरह से हम स्क्वायर में जो है बोर्ड बना के खेलते हैं बच्चे, उस तरह से इसको नाम दिया गया चेकर बोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस चेकर बोर्ड में हमने क्या किया, हमने दोनों साइड्स पे अपने थ्री साइड्स पे हमने 2 साइड्स पे आपने चारों बेसिस के नाम लिख दिए, और यहाँ पर हमने ये देख लिया कि आपका जो थर्ड पोजीशन है वो क्या है। मतलब कि क्या बच्चे कि आपको पता है कि एक कोडोन को बनाने के लिए आपको 3 न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत है, तो वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से अरेंज होंगे उस अरेंजमेंट को समझाने के लिए जो सबसे पहली पोजीशन होगी, जैसे 1 2 3, तो पहली पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको हमने इस साइड लिख लिया, दूसरी पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे उनको हमने यहाँ लिख लिया, और तीसरी पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे उन्हें हमने यहाँ लिख लिया। और जैसे आप सिंपल मैथ्स में, जैसे हमने मेंडल के क्रॉस में किया था, उसी तरीके से बस आप इनको जोड़ते जाओ। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया U, देन U, देन U, मतलब पहले हमने तीनों जगह पे U ले लिया, तो U U U मिलकर आपका ट्रिपल U ये बन जाएगा। उसके बाद आप U U के साथ C को जोड़ोगे, फिर आप U U के साथ A को जोड़ोगे, देन U U के साथ आप G को जोड़ोगे। मतलब आपने क्या करना है, सिंपल मैथ्स करना है कि पहले 2 को आप सेम रखो, तीसरा बदलते जाओ। अगली बार आप क्या करोगे, पहले को सेम रखोगे, बाकी 2 बदलते जाओगे। तो इस तरीके से करते करते आपको इस चेकर बोर्ड में टोटल कितने कोडॉन्स मिलेंगे, 64 कोडॉन्स मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ देखो 4 बॉक्स आपके इधर हैं, 4 बॉक्स आपके इधर हैं, तो 4 into 4 आपके टोटल कितने हो गए बच्चों, 16 बोर्ड्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14 15 16 आपके पास टोटल 16 बॉक्सेस बन गए, और हर एक बॉक्स के अंदर आपके पास टोटल 4 जेनेटिक कोड्स आ गए। तो 16 into 4 इट मीन्स आपके पास टोटल 64 कोडॉन्स आ सकती हैं। सिर्फ 4 बेसिस की पोजीशन की अदला बदली करके आप 64 कोडॉन जो है डिराइव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों आप यहाँ पे देखोगे PHE LU इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज होगे कि ये क्या है। दीज आर द नेम्स ऑफ द अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड को आप शॉर्ट में AA भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे अमीनो एसिड्स के नाम हैं। जनरली क्या होता है, अमीनो एसिड का जो नाम है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने 11th में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी किया था, अमीनो एसिड्स के नाम काफी बड़े होते हैं, जैसे फिनाइल एलानाइन, ल्यूसिन, एलानाइन, ग्लाइसिन। तो जनरली जब हम उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम उसके सिर्फ फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स उठाते हैं। जैसे फिनाइल एलानाइन को आप लिख सकते हो PHE, सिराइन को आप लिख सकते हो SCR, टायरोसिन को आप लिख सकते हो TYR। तो मतलब यहाँ पे ये अमीनो एसिड्स के नाम है। तो इस चेकर बोर्ड के थ्रू उन्होंने आपको ये बताया है कि कौन सा जेनेटिक कोड कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अब आपने यहाँ पे बच्चों एक बात ये भी नोटिस की होगी कि कई बार एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन भी हैं, जैसे ट्रिपल U फिनाइल एलानाइन के लिए कर रहा है, इसके अलावा WC जो है वो भी फिनाइल एलानाइन के लिए कोड कर रहा है। सेकंड बॉक्स में आप देख सकते हो कि चाहे आप UCU लो, चाहे आप UCC लो, चाहे आप UCA लो, चाहे आप UCG लो,
ये सारे मिलकर सिराइन के लिए कोड करते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि आपको 64 के 64 कोडोन्स याद करने पड़ेंगे विद अमीनो एसिड, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, और ना ही मैं आपको कहूंगी कि आप याद करो। हम इसमें से सिर्फ वही कोडोन्स याद करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके अलावा जब हम अभी जेनेटिक कोड के फीचर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे टर्मिनेटर कोडोन्स की। टर्मिनेटर कोडोन्स वो होते हैं जो ये बता देते हैं कि अब आपको ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोकना है, खत्म करना है। तो 3 कोडोन्स होते हैं जो टर्मिनेशन का काम करते हैं, UAA, UAG एंड UGA। तो जो बच्चों ये आपके सेलियन फीचर्स में जो पर्टिकुलरली जिन कोडोन्स की बात की गई है, आप उन कोडोन्स को जरूर याद करो। उसके अलावा अगर आप कोई कोडोन याद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको ज्यादा इसमें क्रैमिंग में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। अब मेन जो क्वेश्चन आता है वो है कि जेनेटिक कोड के सेलियन फीचर्स क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली देखा गया है कि आपके इंटरनल एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इजी भी है, स्कोरिंग भी है। तो सबसे पहला फीचर जो भी हमने बात की थी कि जो आपका जेनेटिक कोड होता है दैट इज अ ट्रिपलेट, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। आपने अभी देखा कि टोटल जो है 64 कोडोन्स हैं, इनमें से 61 कोडोन्स तो ऐसे हैं जो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, मतलब वो ये बताएंगे कि कौन सा अमीनो एसिड आपकी चेन में अगले नंबर पे आके जुड़ना चाहिए। बट 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते, बल्कि वो स्टॉप का काम करते हैं, यानी कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन को रोकने का काम करते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स भी ऐसे भी होते हैं जिसको एक कोडोन से ज्यादा भी कोड कर सकता है, सो दैट इज नोन एज डीजेनरेट, कि जब एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन होता है तो उसको हम डीजेनरेट कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पे क्योंकि बच्चों आपने पर्टिकुलरली एक पॉइंट पढ़ा है, तो जनरली आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज डीजेनरेसी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो ऐसी चीज में आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। अब आपने ये बोला डीजेनरेसी का मतलब होता है जब एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप फिनाइल एलानाइन का एग्जांपल भी दे सकते हो कि जैसे UU एंड WC दोनों फिनाइल एलानाइन के लिए कोड कर सकते हैं, या आप सिराइन का भी दे सकते हो। तो कोई भी एग्जांपल जो आपको इजी लगे उसको आप यहाँ पे दे सकते हो। देन जो बच्चों नेक्स्ट फीचर आता है वो ये है कि जब आप कोडोन को रीड करते हो तो यू हैव टू रीड इन ए कॉन्टिग्यूअस फैशन, मतलब आप इसको कंटिन्यूसली रीड करोगे। आप इसमें कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप, कोई पंक्चुएशन यूज करोगे। जैसे अगर आपको AUG लिखना है तो आप सीधा लिखोगे, आप यहाँ पे कोमा, ब्रैकेट, कोई ऐसी पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है कि आप चाहे बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक आ जाओ, अगर एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है तो आप किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट में चले जाओ, वो कोड हमेशा उसी के लिए ही रहेगा, मतलब वो फिक्स है, यूनिवर्सल है। जैसे UU है, UU आपका कोड कर रहा है फिनाइल एलानाइन के लिए। तो चाहे आप बैक्टीरिया की बात करो चाहे ह्यूमन की, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो फिनाइल एलानाइन है उसकी कोडिंग UU से ही होगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स या कुछ प्रोटोजोआ में देखी गई हैं, लेकिन अगर आप मेजोरिटी की बात करो, ज्यादा मात्रा में बात करो, तो एक कोडोन जो है वो एक ही अमीनो एसिड के लिए अगर एक स्पीशीज में कोड कर रहा है तो दूसरी स्पीशीज में भी वही सेम कोडोन आपका सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है जो AUG है। AUG के 2 काम होते हैं, एक तो AUG जो है मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, और दूसरा इट ऑल्सो एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडोन। जब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि अगर आपको ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है तो जैसे हमने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि जैसे रेप्लिकेशन में जब तक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन में भी जब तक RNA पॉलीमरेज को आपका सिग्मा फैक्टर नहीं मिलेगा तो जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट विल नॉट बी इनिशिएटेड। सिमिलरली इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन, आपको जब तक AUG कोडोन वहां पे नहीं दिखेगा तब तक ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो AUG अकेला ऐसा आप कह सकते हो कोड है जिसके 2 काम है, वो अमीनो एसिड के लिए तो कोड कर ही रहा है, साथ ही साथ वो इनिशिएटर कोडोन का भी काम करता है, और 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो टर्मिनेट करने का काम करते हैं, वो है UAA, UAG, UGA। अगेन ये दोनों पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट है, जनरली 1 मार्क में या MCQ में भी आपको पूछा जा सकता है।
अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आपको मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस दी हुई है। आपको ये बताना है कि इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली कौन सा एमिनो एसिड जो है यहाँ पे जनरेट होगा। यहाँ पे जो आपको चेकर बोर्ड दिया हुआ है आप उसको यूज करोगे। आपने ये ध्यान रखना है कि आपको 3-3 की यहाँ पे ट्रिपलेट बना के फिर चेक करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे AUG किस एमिनो एसिड के लिए कर रहा है, जैसे मिथ्योनिन। ट्रिपल यू किसके लिए कर रहा है वो आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रिपल यू आपका फिनाइलएलानाइन के लिए है, तो ये काम आप खुद करके देखोगे कि कौन सा कोडोन आपके कौन से एमिनो एसिड के लिए कोडिंग करता है। अब इसी तरह से अगर आपको ऑपोजिट में दिया जाए, मीन्स अगर आपको एमिनो एसिड की सीक्वेंस दे दी जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इस एमिनो एसिड की सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोडोन्स पता लगाने हैं तो वो आप कैसे करोगे, तो वो भी चेकर बोर्ड जो है उसकी हेल्प से आप आसानी से कर सकते हो। बट यहाँ पर जो आप एक चीज नोटिस करोगे वो ये है, जो हमने अभी बात करी थी कि कई बार एक ही एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंपल कोडोन की हेल्प से एमिनो एसिड को फाइंड आउट करना चाहते हो तो दैट विल बी कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि एमिनो एसिड के लिए जो कोडोन है वो फिक्स है। लेकिन अगर आप उल्टा काम करते हो, आप एमिनो एसिड को देके कोडोन निकालना चाहो तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई एमिनो एसिड ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोडिंग किए जा रहे हैं, यानी कि डीजनरेसी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक कोड पे किस तरह से अफेक्ट करती है।